Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार से फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्वेंद्र एलएलबी में। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट में एफआईआर से लेकर निर्णय तक पूरा प्रोसीजर क्या होता है। यानी किसी केस में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो और उसके निर्णय होने तक क्या क्या ट्रायल चलता है, क्या प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। एफआईआर, जब किसी को मुकदमे में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उससे जजमेंट तक क्या क्या प्रोसीजर होता है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर निर्णय होने तक मामला कैसे चलता है और उसका पूरा ट्रायल कैसे चलता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और पुलिस की उसमें क्या प्रक्रिया रहती है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे उसमें चार्जशीट लगाती है और पूरा ट्रायल को कैसे चलाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब कोई समाज में जब कोई घटना घटित होती है, घटना घटती है, कोई अपराध होता है और वह अपराध संज्ञेय होता है, ना कॉजनेबल ऑफेंस होता है, तो और कंप्लेंटेंट कोई भी शिकायत लेकर के पुलिस थाने जाता है अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति की तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। 154 सीआरपीसी के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी शिकायतकर्ता किसी संज्ञेय अपराध में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर लिखवाने के लिए गया हुआ है तो पुलिस तुरंत एफआईआर करेगी। कई बार यह देखा गया है कि कॉजनेबल ऑफेंस में भी पुलिस कभी कभी एफआईआर नहीं लिखती है, तो वह व्यक्ति एसपी के पास जा सकता है और वहाँ से अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। अगर वहाँ से भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कंप्लेंटेंट कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज कराता है। कोर्ट सीआरपीसी 156(3) के तहत थाने को ये निर्देश देता है कि संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, मामले की जांच की जाए। अब आते हैं एफआईआर होने के बाद क्या होता है। अब पुलिस इनिशियल इंक्वायरी करती है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, और पुलिस को लगता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको पेश करती है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने 57 सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। अब यदि मामला संगीन है और पुलिस को लगता है कि मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, अगर मामला इतना संगीन नहीं है, पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे मामले में पुलिस उसे 41A का नोटिस दे सकती है। 41A सीआरपीसी का नोटिस पुलिस जब देती है जब पुलिस को लगता है कि किसी मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। तो आमतौर पर दहेज के जो मामले होते हैं उसमें पुलिस दहेज उत्पीड़न के मामलों में पतियों को 41A का नोटिस देती है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ऐसे मामलों में 41A का नोटिस देती है या फिर ऐसे व्यक्ति को थाने पर बंद पत्र ले पर भी जमानत पर छोड़ देती है, लेकिन वो उसको इस शर्त पर छोड़ती है कि हम जब भी आपको बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। यानी चार्जशीट तैयार करके जब पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी तब उसको बुलाएंगे और उसे वहाँ पर वकील करना होता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है और पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। उसमें पुलिस 161 के बयान लेती है, जो भी कंप्लेंट का बयान होता है या जो भी उसमें गवाह होते हैं सभी गवाहों को उस केस में बयान दर्ज करेगी। और पुलिस उसके अलावा घटना के मौके पर जाकर वहाँ का नक्शा बनाएगी और उसके सामने क्या है, पीछे क्या है, आगे दाएं बाएं सब क्या है, उस वहाँ पर मुआयना देख करके नक्शा तैयार करती है। इसके अलावा कंप्लेंटेंट के कोई चोट लगी है तो उसका मेडिकल कराती है। पुलिस उसकी एक मेडिकल की कॉपी अपने पास भी सुरक्षित रखती है। अगर एक्यूज से कोई सामान बरामद किया है तो उसकी बरामदगी बनेगी, और पुलिस ने यदि कोई हथियार जब्त किया है तो उसकी जब्ती बनती है। इसके अलावा जितने भी कागजात होते हैं उन सबको पुलिस अपने पास रखती है, जो चार्जशीट के साथ अटैच करती है पुलिस। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो कि संगीन मामला था, उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पेशी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है, यदि उसमें पुलिस को कुछ पूछताछ करनी है तो, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो प्रार्थना पत्र देकर रिक्वेस्ट कर सकती है पुलिस कोर्ट से कि साहब हमें एक्यूज से इंक्वायरी करनी है
या हथियार की रिकवरी करनी है या कुछ साथियों के नाम पता करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट पेशी रिमांड दे देती है। अब अगर पुलिस पेशी रिमांड नहीं ले रही है तो 2 कंडीशन बनती हैं। नंबर 1, या तो एक्यूज्ड का वकील जमानत की अर्जी पेश करता है पेश करेगा तो कोर्ट या तो उसे जमानत देगा या खारिज करेगा। यदि कोर्ट उसको जमानत दे देता है तो वह व्यक्ति वहीं से जमानत पर रिहा होकर अपने घर चला जाता है, और यदि कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है तो मुलजिम वहीं से जेल चला जाता है। 2 कंडीशन ये बन जाती हैं। अब ये प्रोसीडिंग होगी जेल जाने तक की या बेल आउट होने तक की। अब हम बात करते हैं पूरी चार्जशीट को प्रिपेयर करने तक की, कि पुलिस किस तरह से व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, किस तरह से बयान लेती है, और जब चार्जशीट को और किस तरीके से नक्शा मौका तैयार करती है, और उसके बाद जब चार्जशीट को प्रिपेयर कर लिया जाता है तो 173 CRPC के अंतर्गत कोर्ट के अंदर चार्जशीट को पेश किया जाता है, जो कि 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन अलग अलग केस के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन होती है चार्जशीट पेश करने की। तो जब दोस्तों कोई कोर्ट के अंदर कोई चार्जशीट पेश हो जाती है तो पुलिस का काम लगभग ख़त्म हो जाता है। तो बात आती है कोर्ट की कार्रवाई की, कि वे कोर्ट में मामला चलेगा। जब भी कोई चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाती है तो लगता है जैसे व्यक्ति पर चार्ज, जब चार्जशीट लग जाती है तो ऐसे व्यक्ति पर एक्यूज पर लगता है चार्ज, लेकिन उस व्यक्ति का वकील चार्ज से पहले आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि चार्ज जो उस पर चार्ज लगने वाला है, यानी उस व्यक्ति पर जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं का विरोध कर सकता है मुलजिम का वकील, कि साहब मैं जो जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस व्यक्ति पर जो धाराएं लगाई गई हैं ये नहीं बनती हैं, ये धाराएं नहीं बनती, इनको हटाया जाए। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वकील साहब की बात सही है तो इन धाराओं पर ये धाराएं नहीं बनती हैं तो कोर्ट उन धाराओं को हटा सकता है। उसके बाद बात आती है चार्ज की बारी आती है कि आप पर ये आरोप लगाए गए हैं। इस तरह से जो भी सेक्शन होते हैं उन सबको उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि आपके ऊपर इन धाराओं में आरोप बनता है। इसमें उन धाराओं को लिखा जाता है। जैसे उस पर सिद्ध होता है कि आपने फला व्यक्ति को चोट कारित की है, यानी उपाधि कारित की है, तो उसमें ये लिख देते हैं कि धारा 323 IPC के तहत ये अपराध पाया गया है, मेरे संज्ञान में है। तो आप मना ही करते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आप हाँ करते हैं तो भी ट्रायल होता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूज मना ही कर देते हैं कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया गया है। तो कोर्ट पूछता है कि आप इसका विचारण चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। तो आपके वकील आपकी तरफ से आपका केस डिफाइन करेंगे आपकी तरफ से जो वकील साहब होंगे। तो चार्ज लगने के बाद, जब चार्ज लग जाता है उसके ऊपर आपके साइन हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है एविडेंस, साक्ष्य। जब चार्ज बन जाता है तो उसके बाद एविडेंस शुरू होती है कोर्ट में। तो जो कंप्लेनेंट होता है वो कोर्ट में आकर अपनी एविडेंस देता है, और जो भी उस केस से संबंधित जितने भी गवाह होते हैं वो सब अपनी गवाही देते हैं, साक्ष्य पेश करते हैं। उसमें गवाह 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हैं, कुछ कितने भी हो सकते हैं, वो सभी लोग अपना एविडेंस देते हैं कोर्ट में आकर। और मुलजिम का वकील उन सभी गवाहों से क्रॉस करता है, बैक क्रॉस करने का अधिकारी होता है। अब जब बैक क्रॉस कर चुका होता है सब लोगों से जब क्रॉस कर लेता है और एविडेंस जब ख़त्म हो जाती है, तब नंबर आता है बयान मुलजिम कराने का। बयान मुलजिम कराती है कोर्ट। 313 CRPC में इसका प्रोविज़न है, मुलजिम के बारे में बताया गया है, बयान मुलजिम के बारे में बताया गया है, जिसमें जो भी गवाह होते हैं उन सबके बारे में उसमें मेंशन किया होता है, और कंप्लेनेंट का नाम लिखा होता है कि ये ए व्यक्ति है जिसने आपके बारे में ये मामला दर्ज कराया है, और उसमें उसने आपके विरुद्ध ये बातें कही हैं। तो आपको क्या कहना है? तो आप कहते हैं कि गलत है। आपके वकील आपको समझाते हैं कि आपको सारी बातें गलत कहते हुए ही चलना है। आप उस बात को कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, गलत है। तो जितने भी गवाह आते हैं उनकी ओर से, जो भी गवाह आते हैं उनकी ओर से भी बात आती है आपके विरुद्ध, तो बयान मुलजिम कहलाती है। तो उसके अंदर आपको हर बात से इनकार करते हुए ही जाना होता है। और नीचे आकर 3 क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डिफाइन पेश करना है, आपको डिफेंस पेश करना है क्या, आपकी तरफ से गवाह पेश करना है क्या, या अपनी गवाही पेश करनी है। आप यस कर सकते हैं यदि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग गवाह है तो, और आप भी
पेश हो सकते हैं अपनी गवाही देने के लिए। आप अपनी तरफ से भी सफाई दे सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे रंजीशन इस कारण से झूठा फंसाया गया है। फिर आप अपना डिफेंस पेश कर सकते हैं। 315 CRPC में डिफेंस का प्रोविज़न है। अब डिफेंस में आप अपनी गवाही दे सकते हैं या कोई गवाह पेश कर सकते हैं अपनी तरफ से, और सामने वाला वकील आपसे क्रॉस करेगा। उसके बाद होती है फाइनल बहस, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो मुल्जिम का वकील होता है वह करते हैं। जब बहस कंप्लीट हो जाती है तब कोर्ट करता है जजमेंट। जजमेंट जो भी आया हो उससे जो भी पार्टी संतुष्ट नहीं होती है वह अपील कर सकती है। ये दोनों को राइट होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी FIR से लेकर जजमेंट तक की। मुझे लगता है कि जानकारी आपको सही लगी होगी। सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।